नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हरियाणा में एक हरा भरा गाँव था। गांव का नाम था धनकपुर। धनकपुर गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली चौधरी राम हरिराम की थी। चौधरी हरिराम ऊंची कद काठी का एक रोबीला जाट था। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। गांव में सभी लोगों ने चौधरी साहब कहकर बुलाते थे। चौधरी हरिराम के 3 बेटे थे। तीनों ही सुंदर तगड़े जवान थे, पर तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। चौधरी का बड़ा बेटा शमशेर सिंह था। जैसा नाम वैसा ही काम। शमशेर का पूरा दिन अखाड़े में बैठक लगाते हुए और मूंछों पे ताव देते हुए गुजरता था। उसे खेती बाड़ी के काम में जैसे गोबर जैसी बदबू आती थी, वह किसी काम को हाथ ना लगाता था। शमशेर सिंह सोचता था, जब खूब भरपूर पैसा हो और कोई रुतबेदार पद हो तो मंझला बेटा था रघुवीर, जो कि बिल्कुल बुनिए बुद्धि का था। उसका हिसाब किताब लेन देन में ज़्यादा मन लगता था। वह खेतों में काम करने की बजाय अनाज तोलने और बेचने, भाव बढ़ाने आदि के काम करता था। वह सोचता था कि खेती बाड़ी में तो बस समय व्यर्थ करना है, कहीं शहर में जाकर कोई व्यापार शुरू करें तो जिंदगी सफल हो जाएगी। चौधरी का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम रामफल था, ना तो उसे पहलवानी का शौक था और ना ही उसे कोई हिसाब किताब में दिलचस्पी थी। वह एकदम भोला भाला और मेहनती किसान था। वह छल कपट और प्रपंचों से हमेशा दूर रहता था। वह कम बात करता था और मेहनत अधिक करता था। उसके भोलेपन को देखकर गांव वाले उसे भोलू जाट भी कहकर बुलाते थे। उसे दुनिया की किसी की भी बात से कोई मतलब नहीं था। वह सुबह सवेरे अपना हल बैल लेकर खेतों में जाता और पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था। समय का पहिया अपनी गति से चलता जा रहा था। अब चौधरी हरिराम बूढ़े हो चले थे। एक दिन चौधरी हरिराम अपनी बैठक में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे कि तभी शमशेर सिंह और रघुवीर उनके पास आए और बोले, बापू, हमें आपसे साझा नहीं निभता, हमें आप अलग कर दीजिए। हम शहर में जाकर अपना कोई नया रोजगार करना चाहते हैं। यह सुनकर चौधरी हरिराम तो सन रह गए। उसने अपने बड़े बेटे से पूछा, मैं भी तो जानूं, तुम शहर जाकर क्या करना चाहते हो? शमशेर सिंह बोला, पिताजी, मैं शहर जाकर पहलवानी करना चाहता हूँ। पहलवानी के नए नए दाव पेच शहर के उस्तादों से सीखना चाहता हूँ और अपना नाम पहलवानी में कमाना चाहता हूँ। दूसरा बेटा रघुवीर भी उसके पीछे से बोला, पिताजी, मेरा भी मन गांव में नहीं लगता, आप मुझे भी मेरा हिस्सा नकद राशि के रूप में दे दें। आखिर खेती बाड़ी में रखा भी तो क्या है, सूखे पड़े तो मरे, बारिश तेज आ जाए, बाढ़ आ जाए तो मरे। यह सब सुनकर चौधरी हरिराम के हाथों से उक्के की नली छूटकर नीचे गिर गई। उसका दिल अंदर से रो रहा था। उन्होंने कोने में बैठे रामफल की तरफ नजर दौड़ाई और कहा, क्यों रे रामफल, तू क्या चाहता है? तेरी क्या राय है? तेरे दोनों भाई तो घर तोड़ने पर तुले हैं, तू क्या चाहता है? तू भी बता दे। इस पर रामफल ने कहा, पिताजी, भैया जो चाहते हैं वह इन्हें दे दो। आखिर जब इनका गांव में रुकने का मन नहीं है तो इन्हें रोक कर क्या फायदा। और रही बात मेरी राय की, तो मैं आपको अपनी ज़मीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं किसान का बेटा हूँ तो किसानी ही करूँगा। धरती हमारी माँ होती है। आपने ही तो कहा था कि अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। तो पिताजी, मैं आपके साथ यहीं रहूँगा। चौधरी हरिराम ने जब अपने छोटे बेटे की यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले ही दिन चौधरी ने गांव के बड़े छोटे लोगों को बुलाया और उनके सामने बंटवारे की बात कही। दोनों भाइयों ने पहले से ही तय कर रखा था। बड़ा भाई शमशेर सिंह बोला, पिताजी, गोदाम में जो अन्न भरा हुआ है उसे बेचकर जो नकद पैसा आएगा वह आप मुझे दे दे और गांव की जमीन भी मेरी तरफ कर दे। छोटा रघुवीर बोला, पिताजी, माँ के जितने भी जेवर हैं वह आप मुझे दे दे, मैं उन्हें बेचकर अपना व्यापार शुरू करूंगा। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग बोले, यह सब तुम ले जाओगे तो फिर छोटे वाले रामफल के लिए क्या बचेगा? इस पर रघुवीर ने ठांका लगाते हुए कहा, अरे काका, रामफल को तो वैसे भी खेती किसानी का ही बड़ा शौक है। वह हमारे गांव के बाहर काली बंजर जमीन पड़ी हुई है ना, वह सारी रामफल को दे दो और हमारा बूढ़ा बैल मस्त राम भी ना, वह भी इसी की तरफ कर दो। इसे तो वैसे भी खेती किसानी का सबसे बड़ा प्यार है। यह तो खेती करके ही खुश है। लोगों में कानाफूसी होने लगी। यह तो सरासर अन्याय है। तभी रामफल उठ खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, कोई बात नहीं, वह बंजर जमीन पाकर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसे भी उपजाऊ बना लूँगा। और रही बात मस्त राम बैल की, तो वह हमारा पुराना साथी है, मैं उसे अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। रामफल की यह बात सुनकर भला पंचायत
क्या ही बोल पाती। तो फैसला हो गया। रामफल ने अपने मन में सोचा, भाइयों को खुश रहने दो, मेरे पास मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं धरती का सीना चीर कर अनाज उगा लूंगा। ऐसा सोचकर रामफल ने कागजात पर अंगूठा लगा दिया। अब अपने हिस्से का रुपया लेकर शमशेर सिंह शहर की तरफ पहलवानी सीखने के लिए चल दिया। रघुवीर भी अपना हिस्सा लेकर एक कस्बे की तरफ व्यापार करने के लिए चल दिया। बूढ़े माँ बाप और बंजर जमीन और बूढ़े बैल के साथ रामफल गांव में ही रह गया। उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि वह तो खुश था कि उस बंजर जमीन से भी मैं अनाज उगाकर दिखाऊंगा। वह तो किसान आदमी था, उसे भला इस बात का क्या अफसोस होगा। उसी गांव के अंतिम छोर पर एक पीपल का पेड़ था, जिस पर 3 भूत रहते थे। उन भूतों ने न जाने कितने परिवार बर्बाद कर दिए थे। वह लोगों को बर्बाद करके समझते थे कि हमारी गति हो जाएगी। अब उन्होंने इन तीनों भाइयों का बंटवारा देखा। बहुत दिनों से उन भूतों की नज़र हरिराम के परिवार पर थी। तीनों भाई इकट्ठे रहते थे। बाप की तूती बोलती थी तो उनकी मेहनत उनके काम में टांग अड़ाने की नहीं पड़ती थी। इन भूतों का काम भी यही था कि संयुक्त परिवार की तरफ इनकी नज़र भी ना जाती। और जैसे ही परिवार में थोड़ा बहुत कलह होता, अपना परिवार टूटा, यह उस परिवार पर हावी हो जाते थे और उस परिवार को बीमारी, कलह और परेशानी देकर तबाह कर देते थे। आज उन्होंने चौधरी हरिराम का भी परिवार टूटते हुए देखा तो भूत मंडली बड़ी ही खुश हो गई थी। उनका सरदार बोला, देखो भाइयों, आज इन तीनों भाइयों का बंटवारा हो गया है। अब तीनों भाइयों को बर्बाद करना हमारे लिए आसान होगा। एक भूत ने सरदार बोला, तू जा बड़े भाई शमशेर के पीछे लग जा। दूसरे भूत ने बोला, तू जा मंझले भाई रघुवीर के पीछे लग जा और उसे बर्बाद कर दे, और मैं इन किसान के पीछे लगता हूँ, क्योंकि तुम लोग इसे ना तबाह कर पाओगे। यह एक किसान है, किसान को हराना बड़ा ही मुश्किल होता है, मेहनती इंसान को तो और भी ज़्यादा मुश्किल। यह तो एक किसान भी है और मेहनती भी है, तो इसको मैं ही निपटाऊंगा। एक चेला बोला, अरे गुरुजी, आपको इसके पास जाने की क्या ज़रूरत है, मैं इन दोनों भाइयों को ही निपटा दूंगा। इस पर खटपट भूत जो सरदार था वह बोला, अरे तुम इस किसान को हल्के में ना लो, यह बड़ा ही भारी पड़ेगा तुम पर, इसे तो मैं ही संभाल पाऊंगा। जाओ तुम इन दोनों को बर्बाद करो। अब तीनों भूत अपने अपने रास्ते हो लिए। इधर रामफल भी अगले दिन अपने बूढ़े बैल मस्त राम के साथ कंधे पर हल रखकर उस पथरीली जमीन पर पहुंच गया। रामफल ने एक सरसरी सी नज़र जमीन पर डाली। दूर दूर तक एक पत्थर और कंटीली झाड़ियां ही नजर आ रही थी। वहां बबूल के पेड़ों के अलावा और कुछ ना उगता था। रामफल ने धरती माता को प्रणाम किया, कमर में अंगोछा बांधा और फावड़ा लेकर जुट गया कंकरीली झाड़ियों को काटने। जैसे ही उसने फावड़ा एक पत्थर पर मारा, उसके पेट में भयानक दर्द होने लगा। रामफल ने सोचा, कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से पेट दर्द कर रहा है, थोड़ा पानी पी लूँगा तो राहत मिल जाएगी। रामफल ने साथ लाई घड़े से 2 घूंट पानी पिया तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने अपने अंगोछे को कसकर अपनी कमर पर बांध लिया और फिर से फावड़ा लेकर जुट गया अपने काम में। फावड़ा चलाते हुए रामफल खुद से ही बातें किए जा रहा था, काम के आगे दर्द की क्या औकात है। अरे दर्द तो होता ही रहता है, पर अपना काम थोड़ी ना छोड़ा जाता है। भूत यह देखकर हैरान रह गया। कोई और साधारण इंसान होता तो चक्कर खाकर गिर पड़ता था, इस पर अड़ियल जाट को देखो, पेट दर्द से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और अपने काम में मस्त होकर लगा हुआ है। अब भूत ने सोचा, इसको तगड़ा दाव देना पड़ेगा। इधर रामफल ने देखा कि फावड़े से झाड़ियां नहीं कट रही है, तो उसने हल में मस्तराम बैल को जोड़ा और प्यार से उसे पुचकारते हुए कहा, चल भाई मस्तराम, लग जा अपने काम में। मस्तराम ने भी अपने मालिक का स्पर्श पाया और जोर से झटका लगाकर हल को खींचने लगा। इस पर क्या भूत की शक्ति के कारण मस्तराम बैल हल को हिला भी ना पाया और पछाड़ खाकर गिर पड़ा। यह देख रामफल अब कुछ समझ गया था कि यहाँ कोई ऊपरी शक्ति है। उसने मस्तराम बैल को एक तरफ किया और बोला, मस्तराम, यह तेरे बस का काम नहीं है, इसे तो यह अड़ियल जाट ठीक कर दिखाएगा। इधर भूत भी अपनी पूरी जात पर था। जैसे ही रामफल ने हल को आगे खींचा, भूत ने कंकरीली झाड़ी का रूप धारण कर लिया और जाट के पैर के चारों तरफ लिपट गया। धर से कराता हुआ रामफल सोचने लगा, अभी तक तो यहाँ कोई झाड़ी नहीं थी, अचानक से यह मेरे पैर के पास कहाँ से झाड़ी उग गई। रामफल ने जोर से दम लगाकर उस झाड़ी को पकड़ कर खींच दिया। रामफल समझ गया था कि यह जरूर किसी भूत प्रेत का काम है। जैसे ही रामफल ने जोर लगाकर उस झाड़ी को खींचा,
और जाट के दम से झाड़ी की जड़ में बैठ हुआ खटपट भूत भी हिल गया और अपने असली रूप में जाट के सामने आ गया। उसे देखते ही रामफल जाट बोला, अरे भूत, तेरी जात का पैदा मारूं? इतनी देर से तू मुझे परेशान कर रहा है। ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। भूतों का सरदार खटपट भूत यह देखकर डर गया कि इस अड़ियल जाट को तो कोई डर भी नहीं लग रहा है। मुझसे देखो यह कैसे धमका रहा है मुझे। अब तो भूत भी थर थर कांपने लगा था। बोला, भाई माफ कर दे मुझे नहीं पता था कि इसे पंगा ले रहा हूँ। देख, अब मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा। इस पर रामफल ने कहा, भाई इतनी आसानी से तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे परेशान किया है। देख मेरे मस्त राम बैल की हालत, बेचारा कैसा निडाल पड़ा है। अब एक काम कर, तू मेरा बैल बन जा और मेरा खेत जोत। मेरे बैल को तो तूने बेकार कर दिया, अब तुझे ही मेरा खेत जोतना पड़ेगा, तभी मैं तुझे आज़ाद करूँगा, नहीं तो देख तेरी कमर तोड़ कर रख दूँगा। यह सुनकर खटपट भूत बेचारा मजबूर हो गया। जो भूत आज तक लोगों को डराता आया था, एक अड़ियल जाट के सामने उसकी सिटी पिटी गुम हो गई थी। वह तुरंत एक ताकतवर बैल के रूप में बदल गया और हल को खींचने लगा। उसकी गति इतनी तेज हो गई थी जैसे कोई ट्रैक्टर खेत में हल चला रहा हो। रामफल पीछे पीछे चल रहा था और बार बार उसे कहता, ओ तेज चल और तेज चल। खटपट बेचारा और तेज चलता। थोड़ी देर में पूरा खेत जोत कर रख दिया भूत ने। रामफल ने देखा खेत में पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। रामफल जाट बोला, अबे सुन खटपट, यह पत्थर क्या तेरा बाप उठाएगा? यह पत्थर खेत से निकाल कर बाहर कर दे और मिट्टी को नरम बना दे। खटपट भूत ने हाथ ऊपर किया और तभी एक हवा का बवंडर आया और खेत के सारे पत्थरों को उठाकर ले गया और जाकर नाले में डाल दिए। पूरे खेत की मिट्टी नरम हो गई। अब रामफल ने अगले ही दिन उसमें बीज डाल दिए। 2-3 दिन बाद जब गांव के लोग इधर से गुजरे तो खेतों में लहराती हुई फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रामफल ने अपनी पथरीली जमीन और कंकरीली झाड़ियों को जमीन को इतना उपजाऊ जमीन भला कैसी बना लिया। सब दांतों के तले उंगली दबा रहे थे। इधर खटपट भूत की मेहनत से खेतों में फसल लहरा उठी। एक दिन खटपट भूत चौधरी के पास आया और चौधरी अपने खेतों में बैठा हुआ हुक्का गुड़गुड़ रहा था। तो खटपट हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब, अब तो आपके खेतों की मिट्टी भी नरम हो गई है, खेतों में फसल लहरा रही है, अब तो मुझे आज़ाद कर दो। चौधरी बोला, ना खटपट, मैं अभी तुझे आज़ाद नहीं करूँगा। अरे तुझे क्या परेशानी है यहाँ रहने में? तो यहाँ दूध दही खा और मज़े कर, वहाँ पेड़ पर पड़ा रहे, क्या ही करेगा। यह सुनकर भूत बेचारा खामोश हो गया। कुछ ही दिनों में फसल भी पक गई और गेहूं की पीली पीली बालियां सोने की तरह चमक रही थी। किसान की हिम्मत और भूत की मदद से उसने खेतों में इतनी तगड़ी फसल उगाई। अब एक दिन रामफल ने भूत से कहा, भाई खटपट, फसल पक गई है, फटाफट फसल को काट कर बोरे में भर दे। भूत ने हवा का बवंडर बनकर पूरी फसल को रातों रात काट दिया और गेहूं की बालियों से अनाज का एक एक दाना निकाल कर अनाज बोरों में भर दिया। यह देखकर रामफल जाट खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बंजर जमीन में इतनी अच्छी फसल हुई थी। अगले ही दिन रामफल अनाज को मंडी में ले जाकर बेच आया। काफी मुनाफा उसे मिला था। अब रामफल के घर भरते बाहर भर गए थे। रामफल ने सबसे पहले अपनी पुरानी हवेली की मरम्मत करवाई और पूरी सुख सुविधाओं से हवेली को भर दिया। बहुत सा पशुधन भी उसने खरीद लिया। गाय भैंस बकरियां सब कुछ उसके पास था। रामफल के माता पिता भी अपने बेटे की मेहनत से कमाए हुए धन को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह ढेरों आशीष अपने बेटे को दे रहे थे। इधर एक दिन रामफल जब अपनी हवेली में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, तभी खटपट भूत उसके पास आया और पैरों के पास बैठते हुए पैर दबाते हुए बोला, चौधरी साहब, अब तो फसल भी बिक गई है और खूब मुनाफा भी मिल गया है। आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी लगती है तो आप मुझे कह दें, मैं आपको धरती में दबा खजाना भी लाकर दे सकता हूँ, पर अब आप मुझे आज़ाद कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। रामफल मुस्कुराता हुआ बोला, अरे खटपट भाई, तुम्हें मेरे यहाँ किस चीज़ की कमी है? अरे मज़े से घी दूध पियो और आराम से रहो। उस पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके रहने हो सारा दिन, लोगों को डराते रहते हो, मुझे तुमसे क्या ही मज़ा आता है। देखो साफ साफ बता देता हूँ, जब तक मेरे भाई सुधर नहीं जाते मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा।
यह सुनकर खटपट भूत अब घबरा गया। उसने किसी तरह से अपने दोनों साथियों को वापस बुला लिया। इधर शमशेर सिंह का हाल सुनो, पहलवानी करने के लिए शहर गया था, अब बुरी संगत में पड़ गया भूतों की शक्ति की वजह से, और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। इधर रघुवीर को भी व्यापार में घाटा आ गया था और दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था। कई दिनों से दोनों भाई भूखे प्यासे थे। दोनों ने सोचा अपने घर की तरफ चला जाए, यहाँ तो हम भूखे मर जाएंगे। दोनों गिरते पड़ते किसी तरह से अपने गांव में पहुंचे। मन में सोच रहे थे कि अपने भाई को कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे, पर बेचारे मरते क्या ना करते, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। गांव लौटने के अलावा एक दिन चौधरी रामफल ने अपने आंगन में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, तभी दरवाजे पर आहट हुई। रामफल ने देखा बड़ी ही बुरी दुर्दशा में दोनों भाई कंगाली की हालत में झुकी कमर उसके दरवाजे पर खड़े हैं। रामफल दौड़कर अपने भाइयों के पास गया और बोला, भैया तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, आओ भीतर आओ। दोनों भाई शर्माते हुए सकुचाते हुए भीतर आए। रामफल ने उन्हें चारपाई पर बैठाकर सबसे पहले भोजन करवाया। दोनों भोजन पर ऐसे टूट पड़े कि जैसे बरसों से भूखे हों। दोनों भाई भोजन खाने के बाद उनकी जान में जान आई और रामफल ने उनसे पूछा, भैया तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। दोनों भाइयों की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वे रामफल के पैरों में लेटकर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, भाई हमने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया है, उसका फल हमें भगवान ने दे दिया है। हम बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और तुम पर पथरीली ज़मीन भी हल चलाकर हमसे ज़्यादा सूखी हो। भाई आज हम समझ गए कि मेहनत करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। हमने तुम्हारे साथ लाख बुरा किया, फिर भी तुमने अपनी किस्मत को बदल ही दिया। इतने में वह रामफल के पिता की लाठी टेकते हुए बाहर आ गए। उन्होंने जब अपने दोनों नालायक बेटों को सामने पाया तो रामफल पर बरसते हुए बोला, रामफल इन दगाबाजों को अभी भी घर में क्यों पनाह दे रहे हो, इन्हें घर से निकाल दो। उन्होंने तेरे साथ बट इतना अन्याय किया है, तूने इन्हें हवेली के अंदर कैसे आने दिया। रामफल हाथ जोड़कर अपने पिता के सामने बैठ गया और बोला, पिताजी इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुदरत ने इनके साथ इंसाफ कर दिया है। अब इन पर इतने जुल्म ना करो कि इन्हें घर से बाहर निकालो। अब हम तीनों भाई मिलकर एक साथ अपने खेतों में मेहनत करेंगे और अनाज उगाएंगे। पिता ने अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनी तो उसे अपने हृदय से लगा लिया और अपने दोनों नालायक बेटों से बोले, तुम तो दोनों दगा करके चले गए थे, पर यह मेरा असली सपूत बेटा है। देखो तुम्हारी दी हुई बंजर जमीन में भी इसने कितनी बरकत कर ली है। दोनों भाई शर्मिंदा खड़े हुए थे। रामफल ने दोनों को सम्मान किया। अब दोनों भाई सामान्य हो गए थे तो उन्होंने रामफल से पूछा, भाई तुमने इस बंजर जमीन पर कैसे नाज उगा लिया। तब रामफल के पास खड़े खटपट भूत को सामने आने के लिए कहा। खटपट भूत दोनों भाइयों के सामने प्रकट हो गया। अब रामफल ने सारी कहानी अपने भाइयों को सुना दी। दोनों भाई बड़े हैरान होकर उनकी बातें सुना रहे थे। अब खटपट भूत पैर पकड़कर रामफल से बोला, चौधरी साहब अब तो मुझे जाने दो, अब तो आपके दोनों भाई भी सुधर गए हैं। चौधरी रामफल हंसते हुए बोला, ठीक है खटपट, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, पर देख याद रखना अब किसी को परेशान मत करना। अगर तूने किसी को परेशान किया तो तुझे उल्टा लटका कर तेरे तलवे तोड़ दूंगा। यह सुनकर खटपट भूत खड़ा हुआ, उसके चौधरी के पैर छुए और बोला, नाना चौधरी साहब अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, यह मेरा वादा रहा आपसे। इतना कहकर खटपट भूत वहां से गायब हो गया। रामफल ने अपने दोनों भाइयों से कहा, भाइयों तुम मेरे साथ अगर प्यार से रहोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। भैया शमशेर तुम पहलवान हो, तुम खेतों में हल चलाने का काम करोगे, और भैया रघुवीर तुम हिसाब किताब में तेज हो, फसल का हिसाब किताब तुम ही रखोगे। और देखो लालच बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने किसी से लालच किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और फिर घर में कभी पनाह नहीं दूंगा। अब उनके पास किसी भूत की शक्ति नहीं थी, अपनी मेहनत थी। तीनों भाइयों ने अपने खून पसीने से मेहनत करके फसल उगाते थे। उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी थी। उनके घर बढ़ते बाहर भर गए थे। राम दोनों भाइयों का हृदय परिवर्तन पूरी तरह से हो गया था। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए, रामफल की तरह। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे।